Dear friends, in my earlier video, the link of which is given in our description box, I have explained you basics of accountancy, objective of accountancy. हमने ये भी सीखा था कि पूरी अकाउंटेंसी हमारे चार शब्दों पे डिपेंड है, दैट्स एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम. हमने लास्ट वीडियो में वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म लाइबिलिटी. Now in this video I will explain you the term asset, expense and the income, and also I will explain what the systematic methodology means. हमने previous video में समझा था accounting means systematic records of business transaction. तो आज हम इस सारे aspect cover करेंगे. Now let's start. Assets. What is the meaning of asset? हमने इसको बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एनीथिंग विच विल गिव बिजनेस कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर. मीन्स कोई भी चीज जो हमें बिजनेस में फ्यूचर में कैश या बेनिफिट देगी, दैट्स माय एसेट. ये हम डेफिनेशन हम आगे यूज करते रहेंगे सिंपल टर्म्स में, तो वी विल बी एबल टू इजिली अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी. अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ऐसी कौन सी एसेट्स हो सकती है जो फ्यूचर में कैश देगी और ऐसी कौन सी एसेट्स है जो फ्यूचर में बेनिफिट देगी. कैश एंड बैंक बैलेंस इज ऑलवेज एन एसेट, नो डाउट. एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, स्टॉक. बिजनेस में अकाउंटेंसी में हम स्टॉक को क्या चीज समझते हैं? थिंग्स विच बिजनेस बाय फॉर द पर्पस ऑफ अ रीसेल. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस का जो काम है वो क्लोथ का है. इन दैट सिनेरियो अगर वो क्लोथ बाय करेगा फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, देन द क्लोथ्स विल बी क्लासिफाई एज द स्टॉक. एक फर्नीचर डीलर है, अगर फर्नीचर डीलर ने फर्नीचर परचेज करा, वाई? फर्नीचर डीलर फर्नीचर क्यों परचेज कर रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ अ resale. In that scenario, the furniture will be stock for the furniture dealer. But अगर cloth merchant furniture buy कर रहा है for the purpose of use in a business, तो वो stock नहीं कहलाएगा. तो stock का मतलब anything which a business buy for the purpose of a resale. अब हमारा पॉइंट आता है, क्या स्टॉक मेरी एसेट है? एक बिजनेस स्टॉक क्यों परचेज कर रहा है? टू सेल इन अ फ्यूचर. और जब वो बेचेगा उससे उसे फ्यूचर में क्या मिलेगा? कैश. हेंस द स्टॉक जो है वो मेरी एसेट की जो डेफिनेशन हमने समझी है उसके परव्यू में फॉल कर रहा है, बिकॉज स्टॉक विल गिव मी अ कैश इन अ फ्यूचर. हेंस स्टॉक इज माई एसेट. एक नया वर्ड ले रहा हूँ, डेटर. इसमें हम जो इसका प्रोनाउंस करते हैं वो डेटर वर्ड प्रोनाउंस करते हैं जिसमें बी मेरा साइलेंट रहता है. अब ये डेटर्स क्या होते हैं? पार्टीज टू होम स्टॉक हैव बीन सोल्ड ऑन अ क्रेडिट. जिसको हमने स्टॉक उधार पे बेचा है. अब जब हमने किसी पार्टीज को स्टॉक उधार पे बेचा है, व्हाट विल हैपन? दैट पार्टीज डेटर्स विल गिव मी कैश इन फ्यूचर. Hence, debtor is also satisfying the definition of the asset, anything which will give business cash or benefit in future. तो स्टॉक आपको शब्द समझ में आ गया, डेटर्स आपको शब्द समझ में आ गया. इन दोनों चीजों से बिजनेस को फ्यूचर में क्या मिल रहा है? कैश. हेंस द बोथ दीज वर्ड्स आर मीन्स एसेट्स. अब हम वो चीज समझते हैं जो बिजनेस को कैश नहीं देगी, बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगी. फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोथ मर्चेंट बाय अ कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस. अब उसने क्लोथ मर्चेंट ने कंप्यूटर क्यों बाय करा है? टू डू द कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी. अब उसको कंप्यूटर से कोई इमीडिएट कैश नहीं मिलेगा, बट कंप्यूटर इज गिविंग हेल्पिंग हिम द बेनिफिट टू कैरी on his business more smoothly. Similarly, किसी ने एक बिल्डिंग परचेज करी, why? To enable him to carry on a business in a
स्मूथली मैनर, एफिशिएंट मैनर। किसी ने फर्नीचर बाय करा है, ये फर्नीचर से भी फ्यूचर में कैश नहीं मिलेगा। एक बिजनेसमैन फर्नीचर बाय कर रहा है सो दैट कस्टमर कैन कम टू द शॉप एंड कैन सिट कंफर्टेबली। हेंस ये तीनों जो एसेट्स मैंने लिस्ट डाउन करी, ये तीनों एसेट्स बिजनेस को कोई डायरेक्टली कैश नहीं दे रही है, बट दे आर गिविंग बेनिफिट टू द बिजनेस इन अ सेंस। बिजनेस इन तीनों से यूज करके अपना बिजनेस मोर एफिशिएंटली स्मूथली रन कर रहा है। तो मीन्स हमने जो सिंपल एसेट का मतलब समझा, एनीथिंग विच विल गिव बिजनेस कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। अब हमारे एक वर्ड पे, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था अकाउंटेंसी मींस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, उसका हमने नाम दिया है डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अकाउंटिंग should be done in such a manner that liabilities are always equals to the assets, और इसको हमने बोला है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको लाइबिलिटीज प्रीवियस वीडियो में था, जस्ट एक बार रिकॉल कराता हूं। लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे मनी इन फ्यूचर, दैट्स अ लाइबिलिटी। अब जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, हम इसको बोल रहे डबल एंट्री बुक कीपिंग। कि डबल वर्ड की सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा, बट ये क्या कह रही है कि हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल्स टू दी एसेट, और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब लाइबिलिटीज जो है, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा कैपिटल इज माय लाइबिलिटी, और जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल टू द ओनर, और ये जो लाइबिलिटी मैंने लिखा है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर्स। Hence, liability is classified under a two-part, internal liability and the external liability. Assets हमने बाइफरकेट कर दिया कैश, स्टॉक, डेटर्स, और अगर कोई एसेट्स है हमने उसको क्लासीफाई कर दिया अदर एसेट्स में। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे यूज करेंगे और डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। Owner started business with a cash of 10 lakh rupees. अब हमको जो अकाउंटेंसी करनी है वो किसकी करनी है? बिजनेस की। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था ओनर और बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग्स एंड वी नीड टू डू अकाउंटेंसी फॉर बिजनेस ओनली। अब इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमें समझना है बिजनेस पे क्या आ रहा है। और अभी हम लोगों ने जो अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी है, हमने बोला लाइबिलिटीज आर इक्वल्स टू दी एसेट्स, मींस वी नीड टू डू अकाउंटेंसी इन सच अ वे। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात बोले, हमें ये समझना है कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, इनका बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। Owner started business with a cash of 10 lakh rupees. अब इसका नीचे इम्पैक्ट देखते हैं। अगर हम बात करें सिंपल ओनर और बिजनेस, ओनर ने बिजनेस को कितने पैसे दे दिए? 10 लाख। तो बिजनेस बोलेगा मेरे पास 10 लाख रुपए कैश आ गया, लॉजिकल है। But at the same time, what business will say? Business will say my liabilities toward owner also get increased. मीन्स इसमें हम जो बात कर रहे थे डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग का पर्पस मतलब ये है कि हमें हर ट्रांजेक्शन के टू एस्पेक्ट्स डबल एंट्री, एक अमाउंट को दो बार लिखना है,
in a way that my total liabilities are equals to total assets. तो जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया और बिजनेस ने बोला कि माई लाइबिलिटीज ऑल्सो गेट इंक्रीज टूवर्ड्स ओनर। अब आप देखेंगे कि टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच इज 10 लाख इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेता हूं और बेटर क्लैरिटी आएगी आपको। परचेज स्टॉक ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। इसका मतलब हमने 3 लाख रुपए का स्टॉक राम से उधार पे लिया। अगेन हमें यह समझना है इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटीज पे क्या आ रहा है। अगर हम बात करें स्टॉक इज एन एसेट, बिजनेस ने राम से स्टॉक उधार परचेज करा उधार पे, एक तो बिजनेस की एसेट इंक्रीज हो गई एंड एट द सेम टाइम बिजनेस की एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। अगेन व्हाट वी डिड, हमने क्या करी, डबल एंट्री। जब हमने राम से उधार पे स्टॉक परचेज करा तो हमारी एक एसेट स्टॉक इंक्रीज हो गई, बट हमारी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑल्सो गेट इंक्रीज बिकॉज अब हमें फ्यूचर में 3 लाख रुपए राम को देने हैं। तो अगर सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद हम देखें व्हाट्स द पोजीशन, अमाउंट पेबल टू द ओनर इज 10 लाख, अमाउंट पेबल टू द राम इज 3 लाख। इसका मतलब मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई दोस्त, 13 लाख, और मेरी टोटल एसेट्स कितनी हो गई, 13 लाख। It means what we are doing systematic accountancy in a way that total of liabilities are always equals to the total of the assets। आइए नेक्स्ट लेते हैं। परचेज स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन कैश। अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट बिजनेस की एसेट्स बिजनेस की लाइबिलिटी पे क्या हुआ। बिजनेस ने 1 लाख रुपए का स्टॉक परचेज करा है कैश पे, मीन्स बिजनेस बाहर गया मार्केट में 1 लाख रुपए दिए और स्टॉक ले लिया। अब हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ। इस थर्ड ट्रांजेक्शन में जब बिजनेस ने स्टॉक परचेज करा, अगेन बिजनेस के पास 1 लाख रुपए का स्टॉक बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम बिजनेस के पास 1 लाख रुपए का कैश कम हो गया। आप अगेन देखेंगे व्हाट्स हैपनिंग कि हम एक ट्रांजेक्शन के डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मींस एक ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसको 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, आइदर बोथ ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड जो ये वाले केस पे, और बोथ अमाउंट वी आर रिकॉर्डिंग ऑन द एसेट साइड। एक एसेट बढ़ गई, एक एसेट कम हो गई। अब हम देखते क्या पोजीशन। Again, total liabilities are 13 lakhs. Total assets are against 13 lakhs. But the composition of the asset change हो गई। जो कैश पहले 10 लाख था वो घट के 9 लाख रह गया, और जो स्टॉक पहले 3 लाख था वो बढ़ के 4 लाख रह गया। तो आप देखेंगे हर लेवल पे मेरी टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आर इक्वल टू द टोटल ऑफ माई एसेट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। sold goods of rupees 2 lakh for rupees 2 lakh on cash। मीन्स हमने 2 लाख का सामान 2 लाख में बेच दिया कैश पे। अभी हम लोगों ने एक्सपेंस और इनकम टर्म्स को नहीं समझाए तो हम अभी प्रॉफिट या लॉस एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। 2 लाख का सामान हमने कितने में बेच दिया, 2 लाख रुपए में कैश में। मीन्स कस्टमर आया 2 लाख का स्टॉक लेके चला गया और 2 लाख रुपए कैश दे गया। अब इस 4 ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या हुआ, 2 लाख रुपए का कैश प्लस हो गया क्योंकि मेरे पास कस्टमर पैसे दे गया, और 2 लाख रुपए का स्टॉक चला गया। अगेन देखिए इस 4 ट्रांजेक्शन में भी हमने एक ट्रांजेक्शन का अमाउंट जो इन्वॉल्व है 2 बार करा। नाउ व्हाट्स द पोजीशन, liabilities remain at 13 lakhs, assets remain at 13 lakhs,
बट अगेन द कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट्स चेंज। कैश 11 लाख हो गया, स्टॉक 2 लाख हो गया। So this is a systematic record of business transaction as per the our accountancy. Fifth लेते हैं, sold goods of rupees 50,000 for 50,000 to Mohan on credit। मतलब 50,000 का सामान हमने 50,000 रुपए में मोहन को बेचा उधार पे। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास 50,000 का स्टॉक कम हो गया। हमने जो मोहन को सामान उधार पे बेचा है, तो मोहन मेरा क्या कहलाएगा? डेटर। क्यों? क्योंकि मुझे मोहन से फ्यूचर में पैसा लेना है। और क्यों लेना है? मैंने उसको स्टॉक उधार पे बेचा है। अगेन, एक ट्रांजैक्शन के हमने दो पहलू डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करे। स्टॉक एक एसिड कम कर दी और एक एसिड डेटर बढ़ा दी। नाउ व्हाट्स द पोजीशन? टोटल लायबिलिटीज रिमेन एट 13 lakhs, total assets also remain at 13 lakhs, but again the composition of asset change। कैश 11 लाख रुपए रहा, स्टॉक मेरे पास कम होके 1,50,000 हो गया और एक मेरी न्यू एसेट डेटस क्रिएट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 टू राम। हमने जो राम से स्टॉक परचेज करा था, वो स्टॉक हमने राम को उसमें से कुछ सामान वापस कर दिया, आइदर बीइंग डिफेक्टिव और एनी अदर रीजन। अब इसका ड्यूल इम्पैक्ट समझते हैं, डबल इम्पैक्ट समझते हैं। हमारे पास से इसमें स्टॉक कम हो गया। राम मेरी लाइबिलिटी था, मुझे उसको पेमेंट करनी थी। नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट, मैंने उसका सामान वापस कर दिया। तो मेरे बिजनेस में एक लाइबिलिटी कब तक लाइबिलिटी है? जब तक मैंने उसको सेटल नहीं करा है। मैं उसको सेटल कैसे कर सकता हूँ? या तो कैश देके या उसका सामान लौटा के। तो यहाँ पे मैंने उसका सामान वापस कर दिया। तो जो अर्लियर मेरी 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, इट गेट रिड्यूस टू 2,60,000। इट मीन्स मेरे पास अब टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई? 12,60,000। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टोटल एसेट्स। ये कितनी हो गई? 12 लाख, 12,10,000 और 50, 12,60,000। आप देखेंगे हर लेवल पे आई एम डूइंग अकाउंटेंसी इन अ वे कि मेरी टोटल लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल्स टू माय टोटल एसेट्स। 12,60,000 यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट रीड करते हैं हम लोग, पेड 80,000 टू राम। राम मेरी लाइबिलिटी था, अब हमने 80,000 उसे पे कर दी। तो मेरे पास से 80,000 कैश कम हो गया और मेरी अगेन 80,000 से लाइबिलिटी कम हो गई। देखिए हर लेवल पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री पास कर रहा हूँ और तभी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइबिलिटी जो थी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, it reduced to 180, कैश अगेन reduced to 1020। अब टोटल लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 11,80,000। और अगर आप टोटल एसेट्स देखेंगे, टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 1,60,000 और 1020, अगेन टोटल एसेट्स आर 1180। So at every point of time, my total liabilities should always be equals to total assets, and this is a double entry bookkeeping systematic record of business transaction। मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूँ so that you are also familiar कि डबल एंट्री है क्या चीज। रिसीव 50,000 फ्रॉम मोहन। मोहन कौन था? मेरा डेटर था। तो मोहन ने मुझे 50,000 रुपए दे दी। आइए इसको समझते हैं। जब बिजनेस के पास मोहन से पैसा आया तो बिजनेस का कैश बढ़ गया। अब एक एसेट मेरी कब तक एसेट रहती है? जब तक उस एसेट से कोई बेनिफिट ना मिल जाएगी। सिंपल टर्म्स में लेते हैं। अब यहाँ पे मोहन मेरी एसेट था, उसने मुझे 50,000 रुपए दे दिए, तो मैंने उसको एसेट में से डिडक्ट कर दिया, बिकॉज नाउ मोहन इज नो लॉन्गर माई एसेट। नाउ व्हाट्स द पोजीशन?
अभी भी दोबारा देखेंगे, अगेन सिंगल ट्रांजेक्शन बट द अमाउंट इज बिंग रिटर्न 2 टाइम्स। अब मेरे पास कैश बढ़ के कितना हो गया, 10,70,000। देर इज अ नो चेंज इन द स्टॉक बट माई डेटर गेट रिड्यूस टू 0। टोटल लाइबिलिटी remain at 11 lakh 80 and total assets again remain at 11 lakh 80,000. Amount withdrawn by the owner 1 lakh। अब आप देखेंगे ओनर ने इनिशियली 10 लाख रुपए लगाए थे। अब 10 लाख रुपए में से उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, जिसको हम एक टर्म यूज करते हैं अकाउंटेंसी में, ड्रॉइंग्स। अब ओनर जो था, ओनर ने जो ये 10 लाख रुपए लगाए थे, इट वॉज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। जब ओनर ने ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो व्हाट बिजनेस विल से, बिजनेस की लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर गेट रिड्यूस। तो हमने 1 लाख रुपए कैपिटल में से कम कर दिए और ओनर ने बिजनेस से क्या निकाला है, कैश। तो कैश भी कम हो गया। इसका मतलब अब हमारी कैपिटल कितनी रह गई, 9 लाख रुपीज। लाइबिलिटीज कितनी रह गई, 1 लाख 80। टोटल लाइबिलिटीज इज 10 लाख 80,000 and my total assets at 10 लाख 80,000। मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल से समझाया, मैंने आपको इसमें ये समझाया व्हाट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग। और ये क्या चीज होती है कि हमें अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है कि लाइबिलिटी शैल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माई एसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनकम। मैंने आपको बोला अकाउंटेंसी में हमारी 4 टर्म्स है, एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। हमने इन दोनों शब्द का मतलब समझ लिया, हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग समझ ली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस 2 वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस। हम लोगों ने ये सीखा है कि फॉर अकाउंटिंग पर्पस बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट थिंग्स, ये हमने समझ लिया है। बट इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी, इनकम और लॉस इन अ बिजनेस बिलोंग्स टू द ओनर। भाई बिजनेस, हमने यहाँ पे एक जो बिजनेस को अलग से माना है, ये ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ किस लिए माना है, अकाउंटेंसी के लिए। Whatever is a loss or profit in a business, it belongs to the owner only। इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू दी एसेट। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं भी एक्सपेंस और इनकम इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो जब हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग करेंगे, तो जो एक्सपेंस इनकम होगा वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो समझाता हूँ। ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद 5 lakhs। तो हमने ये पढ़ा, कैपिटल इंक्रीज हो गई और कैश इंक्रीज हो गया। अब ये समझाता हूँ। फीस रिसीव्ड 50,000। अभी हम लोगों ने एक्सपेंस इनकम नहीं समझा है, बट ये तो लॉजिकल है कि बिजनेस को किसी काम के लिए फीस मिली तो वो क्या हो गई दोस्त, इनकम। बिजनेस के पास 50,000 रुपये कैश प्लस हो गया लॉजिकली। बट इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं भी इनकम और एक्सपेंस नहीं है। नाउ व्हाट बिजनेस विल से, बोलेगा भाई ये 50,000 रुपये जो कैश आया है, दिस इज द इनकम फॉर द बिजनेस and income belongs to the owner. Now the business will say my liability towards owner gets increase because मुझे ये 50,000 रुपये की इनकम ओनर को रिफंड करनी है। तो जो अब जो क्या कहते हैं, इस इनकम के बाद बिजनेस की लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर गेट इंक्रीज टू 550 एंड कैश गेट इंक्रीज टू 550। तो
एज अ रूल जब भी बिजनेस में इनकम होगी, इनकम इज एडेड टू द कैपिटल, बिकॉज बिजनेस कहेगा भैया अब मुझे ओनर को ज़्यादा पैसा देना है। एंड सेम लॉजिक पे जब भी बिजनेस में एक्सपेंस या लॉस होगा, इट्स रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल। ये होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझते हैं एक्सपेंस का मतलब, फिर हम इनकम समझेंगे। एक्सपेंस occurs in a business when business receive benefit or service presently। मीन्स किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में जब बिजनेस को बेनिफिट और सर्विस अभी प्रेजेंटली मिल गई, तो हम बोलेंगे बिजनेस में एक्सपेंस क्रिएट हो गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सैलरी पेड टू स्टाफ। अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पिछले जो अभी समझा था, हमने समझा था ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट इन दो चीजों में समझना है। नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंस, तो मुझे ये समझना है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में इन तीनों चीजों पे किस किस पे इम्पैक्ट आ रहा है। लाइए समझते। सैलरी पेड टू स्टाफ 40,000। लेट सेज कि ओनर ने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा था, 5 लाख का कैश था, 5 लाख की कैपिटल थी। ओनर ने कितना, बिजनेस ने कितनी सैलरी पे करी, पेड वर्ड है तो इसका मतलब 40,000 रुपये कैश कम हो गया। अब हमें समझना है कि इन तीनों में से एक इम्पैक्ट तो क्या हुआ, एक मेरी एसेट कम हो गई कैश। अब हमें डबल एंट्री बुक कीपिंग है तो हमें ड्यूल इम्पैक्ट समझना है, उसका दूसरा पहलू समझना है। हमने स्टाफ को सैलरी क्यों पे करी? आप बोलोगे सर क्योंकि स्टाफ ने हमें क्या दी है, सर्विसेज दी है। और जब बिजनेस को सर्विसेज या बेनिफिट मिल गया तो क्या चीज क्रिएट हो गई, एक्सपेंस। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि एक्सपेंस और इनकम इज रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल। हेंस ये जो 40,000 रुपये है ये मैं कैपिटल में से रिड्यूस कर दूंगा। तो मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, नाउ कैपिटल विल स्टैंड एट 460, कैश विल स्टैंड एट 460। तो होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आई होगी। अभी हम एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सैलरी पेड टू स्टाफ इन एडवांस 30,000। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेड, सैलरी पेड टू स्टाफ इन एडवांस? इसका मतलब मैंने अभी स्टाफ को सैलरी पे कर दी है, बट उन्होंने अभी तक सर्विसेज नहीं दी है। वो सर्विसेज कब देंगे, फ्यूचर में। अब इसका इम्पैक्ट समझते, पेड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब पैसा तो चला गया, मैंने यहां से कैश कम कर दिया। अब सैलरी पेड टू स्टाफ इन एडवांस, क्या स्टाफ ने आपको सर्विस प्रेजेंटली दे दी है? आप बोलोगे नहीं सर अभी तो हम लोगों ने एडवांस पेमेंट करी है, सर्विस प्रेजेंटली तो नहीं दी है, इसका मतलब अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है। अब हम लोगों ने जो उनको पैसा एडवांस में दे दिया है, वो हमको सर्विस कब देंगे, फ्यूचर में, और उस वक्त मैं उनको कोई पेमेंट नहीं करूंगा। तो हमने एसिड क्या चीज पढ़ी है, हमने एसिड पढ़ी है कि हमको अगर फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो वो मेरे लिए एसिड है। तो इस ट्रांजेक्शन में इवन दो हम लोगों ने स्टाफ को सैलरी दी है, बट दे हैव नॉट गिवन सर्विसेज प्रेजेंटली, दे विल गिव सर्विसेज इन फ्यूचर, इट मीन्स बिजनेस विल गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। तो इस ट्रांजेक्शन में मेरा कैश कम होगा। अब क्योंकि बेनिफिट अभी नहीं मिला है तो एक्सपेंस नहीं होगा, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो मेरी अदर एसेट क्रिएट होगी। तो हेंस अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखें तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 5 लैक्स, ये कितना हो गया कैश 470, और अदर एसेट्स कितनी हो गई 30। तो मेरे पास जो टोटल हो गई
5 लाख की एसेट्स है, 5 लाख की लाइबिलिटीज है। तो हेंस ट्रांजेक्शन नंबर 1 और ट्रांजेक्शन नंबर 2, इन दोनों में आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई करा होगा। दोनों में मैं पैसा स्टाफ को दे रहा हूँ, बट एक केस में उन्होंने सर्विसेज मुझे दे दी है, तो मेरा एक्सपेंस हो गया और हमने उसको कैपिटल में कम कर दिया। दूसरे केस में भी मैं स्टाफ को पैसा दे रहा हूँ, बट क्योंकि उन्होंने सर्विसेज नहीं दी, एक्सपेंस नहीं हुआ, वो सर्विस फ्यूचर में देंगे तो अदर एसेट हो गए। नाउ कम्स द नेक्स्ट केस, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब हमको अभी स्टाफ ने सर्विसेज तो दे दी है, बट अभी तक मैंने उनको पेमेंट नहीं करी है। अब सर्विसेज मिल गई है तो हम सीधी सी बात बोलेंगे एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो हम बोलेंगे हम उसको कैपिटल में लेस कर देंगे, हमने कैपिटल में लेस कर दिया। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, नॉट पेड। अभी तक पैसा तो पे नहीं करा है, नो इम्पैक्ट ऑन दी कैश। अब हम लोगों ने उनसे सर्विसेज तो ले ली है, बट पेमेंट नहीं करी है। पेमेंट कब करनी है, फ्यूचर में। एंड व्हाट इज अ लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे मनी इन फ्यूचर। तो हमने स्टाफ से काम करा लिया है, बट अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो सर्विसेज ले लिए, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस कैपिटल में से लेस करते हैं, बट क्योंकि हमें फ्यूचर में उन्हें पैसा देना है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम पूरी करें, कैपिटल 480, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 20, कैश रिमेन एट 5 लैक्स। तो यहाँ पे अब टोटल लाइबिलिटी 5 लैक्स, टोटल एसेट्स 5 लैक्स, मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री बुक कीपिंग मैच हो गई। तो होप आपको ये एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक्सपेंस कब होगा, जब बिजनेस रिसीव बेनिफिट और सर्विस प्रेजेंटली। नाउ कैप्चर, लेट्स कैप्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। Income is earned in a business when business gives benefits or services presently. यहाँ पे हम किस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, गिव्स। बिजनेस ने सर्विसेज दे दी है। एक्सपेंस में क्या हो रहा था, बिजनेस ने सर्विसेज ले लिए। मीन्स जब भी बिजनेस किसी को बेनिफिट्स और सर्विसेज दे देगा प्रेजेंटली, तो बिजनेस की इनकम हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फीस रिसीव्ड 1 लाख से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, 5 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो 5 लाख बिजनेस में कैपिटल लाइबिलिटी हो गई, बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश बढ़ गया। अब बिजनेस को क्या मिला है, 1 लाख रुपए की फीस रिसीव्ड हुई है, तो बोले सर कैश तो बढ़ गया। अब बिजनेस को फी क्यों रिसीव हुई है, बिकॉज बिजनेस ने, हम बोलेंगे स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे दिए, और जब सर्विसेज दे दी है तो क्या क्रिएट होगी, इनकम। और जो इनकम क्रिएट होगी हम उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख, कैश कितना हो गया, 6 लाख। टोटल लाइबिलिटीज आर इक्वल टू दी टोटल एसेट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेता हूँ एक, फीस रिसीव्ड इन एडवांस 30,000। अब यहाँ पे रिसीव वर्ड है, मीन्स पैसा तो मिल गया, हमने यहाँ पे ऐड कर दी। इन एडवांस का मतलब मुझे बच्चों से पैसा तो मिल गया है, बट अभी तक मैंने उनको सर्विसेज नहीं दी है, और जब सर्विसेज नहीं दी है अभी तक, तो मेरी इनकम भी क्रिएट नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं दोबारा से। हमने लाइबिलिटी वर्ड का मतलब क्या पढ़ा था, ऑब्लिगेशन टू पे मनी। हम इसको और मॉडिफाई करते हैं अब, ऑब्लिगेशन टू गिव
सर्विसेज इन फ्यूचर, ये भी मेरी ऑब्लिगेशन है। ये 30,000 रुपये मुझे मिल गए हैं। अब मुझे फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाना है, और अगर नहीं पढ़ाया तो आई हैव टू रिफंड देयर फीस। हेंस इस केस में जो मुझे फीस एडवांस में मिली है, अभी तक सर्विसेज नहीं दी है, इनकम नहीं हुई है, बट क्योंकि मेरे को ये फ्यूचर में उनको सर्विसेज देनी है, या नहीं दी तो पैसा वापस करना है, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई दोस्त? 5 लाख रुपए। लाइबिलिटी कितनी हो गई दोस्त? 30,000। कैश कितना हो गया? 530। तो माई टोटल लाइबिलिटीज 530 इज इक्वल टू माई टोटल एसेट्स। नेक्स्ट चीज लेते हैं, फीस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000। फीस ड्यू नॉट रिसीव का मतलब हम लोगों ने सर्विसेज तो दे दी है, बट अभी तक पेमेंट हमको रिसीव्ड नहीं हुई है। सर्विसेज दे दी है तो आप बोलोगे सर ये इनकम तो हमारी क्रिएट हो गई, और जब इनकम क्रिएट होगी तो हम उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। नॉट रिसीव, अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो कैश में हमने कुछ नहीं करा, बट हमने सर्विसेज दे दी है और हमें पैसा कम मिलेगा फ्यूचर में। एनीथिंग विच गिव्स कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट, तो मैंने अदर एसेट में ऐड कर दिया। तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज 510, टोटल एसेट्स मेरी 510। तो मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाया है कि बिजनेस में इनकम और एक्सपेंस कब होगा। बिजनेस में इनकम और एक्सपेंस हैज नो रिलेशन विद द कैश आउटफ्लो। यहाँ पे मेरे पास कैश जा रहा था तो भी एक्सपेंस नहीं हुआ, एसेट हुई, क्योंकि बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। यहाँ मेरे पास कैश आ रहा था तो भी इनकम नहीं हुई, लाइबिलिटी हुई, क्योंकि मुझे सर्विसेज फ्यूचर में देनी। तो आप, आई होप आज के वीडियो के बाद आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड समझ में आ गया, आपको एसेट समझ में आ गया, आपको एक्सपेंस समझ में आ गया होगा, आपको इनकम समझ में आ गई होगी। In next video, I will come up with an exhaustive double entry bookkeeping questions covering all 4 elements. So I hope you like the current video. Humble request again to please do subscribe my channel. Thank you.